बैंक आपको आपके ईएमआई को जमा करने के लिए 2 साल तक का समय देता है। आपको इसकी जानकारी नहीं होगी। वर्ष 2025 में नए अपडेशन किए गए हैं, बहुत सारे नियम में एक्सटेंशन के, मोरेटोरियम के, रीस्ट्रक्चर के, रिकास्ट के जो नए नियम है उसको अपडेट किए गए हैं। और अपडेट के दौरान ये स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर ज़रूरतमंद है, अगर वो वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट करता है बैंक को, तो बैंक को उसे 2 साल तक का समय देना पड़ेगा। अब बैंक वाले क्या आपको अक्सर तर्क देते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई स्कीम नहीं है। कोरोना के टाइम पे ये सारी चीज़ें मिली थी, पर अभी ऐसा कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है, आपको ईएमआई पे करना पड़ेगा। ये बोलने का अधिकार बैंक को नहीं है। बैंक के पास एक फैसिलिटीज़ है जो कस्टमर मांगता है और कस्टमर को डिलीवर करना है। आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम साकेत है। हम आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि बैंक से अपने अधिकार को कैसे लिया जाता है। अगर आप ये इंतजार कर रहे हो कि बैंक आपको सारी चीज़ें देने आएगा, बैंक आपको सपोर्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। जब तक आप बैंक से लड़ोगे नहीं, जब तक बैंक से अपने अधिकारों को मांगोगे नहीं, तब तक कोई बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपकी मदद नहीं करने जा रहा है। आज के वीडियो में हम हर एक चीज़ को समझाएंगे, कैसे बैंक से बात किया जाता है, बैंक का क्या अप्रोच होता है, पूरे प्रोसेस को समझाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोई भी व्यक्ति जब एक ऐसी स्थिति में फंस जाता है जब वो अपनी ईएमआई को नहीं मांग पाता, उसके पास कोई इनकम का साधन खत्म हो गया, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, अब वो किसी भी तरह से इनकम ही नहीं कर पा रहा है। रीज़न बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे लोगों का बिजनेस इस तरह से डेवलप हुआ था कि आज के टाइम में उसका सीजन नहीं है, वो पैसे नहीं देने जा रहा है। वो सबसे पहला काम क्या करता है, बैंक को सूचना देता है। बैंक को सूचना वो मेल के फॉर्म में देता है। बैंक को एक मेल कर देता है कि सर मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसके बाद हम अपनी ईएमआई को पे करेंगे। और बैंक का उसके बाद क्या रवैया होता है, बैंक को जब ये पता चलता है कि इस कस्टमर की आर्थिक स्थिति अब खराब है, ये पैसे अब शायद नहीं दे पाए, बैंक रिकवरी एजेंट को पीछे लगा देता है। अब वो रिकवरी एजेंट दिन रात दिन रात दिन रात आपको परेशान करता है, टॉर्चर करता है, लीगल एक्शन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 50 तरह की चीज़ें करता है। अब इनका मकसद क्या होता है पता है? इनका मकसद होता है कि कस्टमर को कोई भी चीज़ डिलीवर ही नहीं करना, कस्टमर को कोई भी लाभ नहीं देना। इनका बस एक मूलभूत मकसद हो गया है कि हर महीने का टारगेट है, रिकवरी करो, पैसे जमा करो, रिकवरी करो, पैसे जमा करो। पर बैंकिंग सिस्टम इस तरह से काम नहीं करता। बैंकिंग सिस्टम में आज से नहीं, सदियों से ये रीस्ट्रक्चर फॉर्म चल रहा है, मोरेटोरियम फॉर्म चल रहा है, एक्सटेंशन फॉर्म चल रहा है। देखिए, रीस्ट्रक्चर, मोरेटोरियम, चाहे किसी भी चीज़ को देने का मेन मतलब क्या होता है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जब कोई भी कस्टमर अपनी ईएमआई को नहीं पे कर पाता, उसके साथ एक समस्या आ जाती है। अब इस समय पे अगर बैंक उनको परेशान करे तो वो पैसे ला के देगा नहीं, तो बैंक का काम है उन्हें सपोर्ट करना। तो ये सपोर्ट करने के लिए सारे बैंकों के पास ये नियम होते हैं। बैंक का रीस्ट्रक्चर करना, एक्सटेंशन करना, रिकास्ट करना, इसके बारे में थोड़ा समझिए। मोरेटोरियम के बारे में तो मोटा मोटी आप लोग सभी लोग जानते हैं। मोरेटोरियम क्या होता है कि एक टाइम फ्रेम के अंदर में ईएमआई को रोक दिया जाता है। वो टाइम फ्रेम कितना हो सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 15 महीने, 18 महीने, 21 महीने, 24 महीने, 24 मंथ तक ये किया जा सकता है। अब ये 24 मंथ क्या है, ये आप 3 पार्ट में ले सकते हो, 2 पार्ट में ले सकते हो। कि मान लीजिए एक व्यक्ति 2 साल से ज़्यादा नहीं ले सकता, पर 2 साल तक ले सकता है। अब रीस्ट्रक्चर क्या होता है? रीस्ट्रक्चर में क्या हुआ कि मान लीजिए मेरा लोन खराब हो गया, ईएमआई आया नहीं आया, आया नहीं आया। अब हम चाह रहे हैं कि मेरा एक नया लोन का रीस्ट्रक्चर हो जाए, जिससे नया ईएमआई बन जाए, टेन्योर आगे पीछे हो जाए। ये होता है रिकास्ट। क्या होता है? रिकास्ट में 2 फॉर्म्स होते हैं। एक में आपसे प्रिंसिपल का पार्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे। एक में इंटरेस्ट का पार्ट पे कर रहे हो, प्रिंसिपल नहीं दे पा रहे हो। इसमें भी क्या होता है कि एक कस्टमर के पास आज के दिन में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अब आज के दिन में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पर वो चाहता है कि थोड़े मोड़े जो पैसे आ रहे हैं वो पेमेंट करे। तो जब इस तरह के पेमेंट्स होते हैं तो बैंकों को रिकवरी या किसी भी तरह से हरास करने का कोई हक नहीं होता, क्योंकि एंड ऑफ द डे कस्टमर ट्राई कर रहा है, एंड ऑफ द डे कस्टमर आपको पे करने की कोशिश कर रहा है। पर बावजूद इसके कि कस्टमर को सपोर्ट किया जाए, बैंक आज के डेट में क्या कर रहा है? बैंक आज के डेट में उसके पीछे रिकवरी एजेंट लगा रहा है, उसको लीगल नोटिस सर्व कर रहा है। ये 50 तरह की चीज़ होता है। अब सबसे बड़ा चीज़ है कि सर रिकवरी एजेंट इस तरह को अवॉइड कैसे किया जाए। देखिए, जब भी आपको कोई भी एक्सटेंशन चाहिए तो 2 साल तक मिलता है। कोई भी चीज़ चाहिए,
तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक को एक मेल करते हैं और बेसिकली बैंक को मेल कर देते हैं, और वो मेल करने का जो तरीका होता है वो सबसे ज़्यादा गलत होता है। आपने बैंक को मेल किया, बैंक ने वहाँ रिजेक्ट किया उसको, कोई और रिजेक्ट करना तो बहुत दूर की बात है, बैंक कभी इंटरटेन ही नहीं करता आपके मेल को। आप बहुत बार नोटिस करोगे कि आप जो मेल कर रहे हो बैंक पढ़ता भी नहीं है। जब कोई चीज़ पढ़ा ही नहीं जा रहा है तो उस पे कोई एक्शन होने का संभावना ही कितना परसेंट होगा, नहीं होगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपके जो डिलीवर किया गया प्रोडक्ट है उसको पढ़ा जाए, उसको समझा जाए, तभी तो उस पे कोई एक्शन लिया जाएगा। जब कोई पढ़ ही नहीं रहा है, कोई चीज़ समझ ही नहीं रहा है, तो उस पे एक्शन होने का कोई संभावना नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि जब हम लोग मेल करते हैं तो एक पहला अधिकार होता है, 2 तरह से लेटर लिखा जाता है। एक लेटर में हमें बैंक को मेल करना है। अब बैंक को ये मेल हमने कर दिया एक डेट पे, एक डेट में हमने मेल कर दिया और सेम एक एप्लीकेशन डाल दिया हमने ब्रांच मैनेजर के पास। ब्रांच मैनेजर को हमने समय दिया, ब्रांच मैनेजर बोलता है ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। तब जाके हम दूसरा जो मेल डालेंगे उसमें नोडल ऑफिसर को भी डालेंगे और ब्रांच हेड को भी डालेंगे, और फिर चीज़ हेड ब्रांच में जाके एप्लीकेशन देंगे। और एप्लीकेशन में जो जेन्युइन काम, देखिए एक चीज़ समझिए, अगर आप कोई चीज़ मांग रहे हो 6 महीने का या साल भर का समय, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 6 महीने के बाद मेरा ये चीज़ हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का समस्या क्या है कि बहुत सारे लोगों को आगे का पता ही नहीं है कि ये चीज़ आगे डिलीवर होगा, नहीं होगा। नौकरी ढूँढ रहे, मिल जाएगा, पर कब मिलेगा ये पता नहीं है। तो वैसे केस पे भी बैंक रिजेक्ट कर देता है। बिज़नेस के केस में क्या होता है कि सीज़नली बहुत चीज़ें चलती हैं, बहुत चीज़ें नहीं चलती हैं। तो उस सीज़न को मद्देनज़र, क्योंकि देखिए जब तक आप प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं करोगे, आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा होता है ये डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ मिलेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद अगर बैंक इग्नोर करे तो हेड ब्रांच में डालिए, और एक नोडल ऑफिसर को मेल जब कीजिएगा तो ब्रांच मैनेजर को रखिएगा, बाकी को सीसी में डाल दीजिएगा। अब 30 दिनों के अंदर उन्हें रिप्लाई करना पड़ता है। उसमें ये चीज़ चेक होता है कि आपका जेन्युइन डॉक्यूमेंट सबमिट है या नहीं है। अगर आप जेन्युइन डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो उसके बावजूद भी अगर वो नहीं डिलीवर कर रहा है, तब जाके ये बैंक का फॉल्ट माना जाएगा। और इससे पहले अगर कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं और जब 30 दिनों हो जाते हैं तब जाके आप आरबीआई को भी कर सकते हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कोई भी चीज़ बैंक को आप डिलीवर कर रहे हो और बैंक का जो जवाब है उसको रिटन में होना चाहिए या मेल के फॉर्म में होना चाहिए। एप्लीकेशन क्या होता है, कई बार वो लोग फाड़ देते हैं, पर आपने अगर स्टेट में मेल किया होगा तो उसको वो मना नहीं कर पाते। अब ज़्यादातर केस में क्या होता है कि जब बैंक कस्टमर को बोल देता है ना नहीं है, तो वो मांगते ही नहीं है। और एक गलती कस्टमर भी करता है कि टाइमिंग उनका गलत होता है। आप मान लीजिए आज के डेट में जनवरी, फरवरी, मार्च के टाइम पे अगर आप बैंक से मांगने जाओगे तो मना करेगा, क्योंकि बैंक अभी सेटलमेंट करने पे लगा हुआ है और आप उससे एक्सटेंशन मांग रहे हो। तो इसका भी टाइम है। कभी भी ये चीज़ जब अप्रैल, मई, जून इस सब के टाइम पे बैंक पे उस तरह का प्रेशर नहीं होता तो एक्सटेंशन करता है, और ये टाइम भी कई बार देखना होता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आती, कैसे एक्सटेंशन लिया जाए, कैसे बैंक से बात किया जाए, तो सिंपल सा तरीका है, नीचे स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, आप हमसे संपर्क करके बात कर सकते हो, अपॉइंटमेंट के थ्रू बात होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।